आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर पुलिस किसी आम आदमी के घर पर छापा मारती है तो पुलिस को उस व्यक्ति के घर से क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए। आपका जवाब यही होगा कि पुलिस को वहां से खाने पीने का सामान मिलेगा, बच्चों की कॉपी किताबें, टीवी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान या कपड़े, जूते, इसी तरह का सामान मिलेगा। अगर किसी आम नागरिक के घर पर पुलिस छापा मारेगी तो और क्या मिलेगा। कोई बहुत पैसे वाला हुआ तो शायद कुछ पैसा भी मिल जाए। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि पुलिस एक इलाके में कुछ लोगों के घर पर जाती है और उसे उन घरों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और छतों पर इकट्ठा करके रखे गए बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मानेंगे? क्या ये शरीफ नागरिक हो सकते हैं? उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रिहायशी इलाके में 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी, वहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को अब कई घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 6 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां से उसे 7 गन्स यानी पिस्तौल और 54 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये घर उन्हीं लोगों के हैं जिन पर पुलिसकर्मियों को थाने में घेर कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। तो हिम्मत देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों को ही थाने में घेर लिया, थाने में आग लगा दी और पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की। इतनी हिम्मत है इनकी। और इन लोगों में आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद निजाम, जुनैद, शहजाद और आरोपी महबूब का नाम शामिल है। और पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के घर से वो 99 जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है, जो 8 फरवरी को दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पुलिस स्टेशन से ही लूट लिए थे। यानी ये पुलिस स्टेशन गए, वहां हमला किया, उसके बाद कारतूस लूट लिए और उन कारतूसों को लूटकर अपने घर में रख लिया। विडंबना यह है कि जिन लोगों के घरों से ये अवैध हथियार मिल रहे हैं, उन्हें हमारे देश का एक खास वर्ग निर्दोष बताते हुए यह कह रहा है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकार और पुलिस बेकसूर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए थे, जिन लोगों के घरों से, उनकी छतों से पुलिस पर पथराव करने का आरोप है, क्या वो लोग निर्दोष और बेकसूर हो सकते हैं? और ये कौन से बेकसूर और आम लोग हैं जो अपने घर में अवैध हथियार रखते हैं? हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियां की है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे, जो कंट्री मेड वेपन होता है, वो बरामद किया। तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनिशन भी हमने बरामद किया गया है। तो इसमें अलग अलग कैलिबर के अलग अलग जो एमुनिशन है वो हमारे गायब हुए थे। तो 7.62 के 67 और 9 mm के 32 लाइव राउंड भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, जो पुलिस के थाने से ये लोग लेके गए थे। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो उन घायल पुलिसकर्मियों की हैं जिन पर 8 फरवरी को हल्द्वानी में जानलेवा हमला हुआ। और इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि उस दिन उन्हें हिंसक भीड़ ने स्थानीय थाने में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया। और भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमला करने की योजना बहुत पहले से बनाकर रखी थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में पुलिस पर हुए इतने बड़े हमले की कोई बात नहीं कर रहा और कुछ लोग हमला करने वालों का ही इस समय बचाव कर रहे हैं। आज देश भर में हल्द्वानी की इन तस्वीरों को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों पर इस कदर अत्याचार हो रहा है कि बड़ी संख्या में वहां रहने वाले मुस्लिम परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर हल्द्वानी से भागने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां कई घरों पर अब ताला लटका हुआ है। इन घरों में कोई रहता नहीं है, सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं। लेकिन इस पलायन का असली सच वो नहीं है जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है। असली सच ये है कि जिन परिवारों के लोग पुलिस पर हुए हमले में शामिल थे, उन परिवारों के लोग पुलिस कार्रवाई के डर से अब अपने अपने घरों पर ताला लगाकर वहां से भाग रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस कभी भी आ जाएगी और अब इन्हें पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंसा में शामिल थे और अब इन्हें पकड़े जाने का डर है। इन लोगों का कहना है कि हिंसा के बाद से पुलिस सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले चुकी है और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसलिए ये लोग कुछ दिनों के लिए यहां अपने घरों पर ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने के लिए जा रहे हैं। हल्द्वानी में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन बनभूलपुरा जहां पर आगजनी और हिंसा हुई वहां पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं बनभूलपुरा के, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को साफ जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी बनभूलपुरा के अंदर ना तो घुसे और ना ही बाहर निकले, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में काफी लोगों ने बनभूलपुरा छोड़ दिया है। कई घरों पर ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सामने एक घर है जिस पर ताला लगा हुआ है और इसी तरह की तस्वीर जो है कई इलाकों से बनभूलपुरा के देखी जा सकती है। लगभग 7 से 8 वो गलियां हैं जहां पर लोगों ने पूरी तरह से घर खाली कर दिए हैं और तस्वीरों में आप इस गली को भी देख सकते हैं कैसे सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। हल्द्वानी में भड़की हिंसा को आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस हिंसा की मूल जड़ के बारे में, यानी मूल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं होगा। आपने हिंसा की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पूरे देश में लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं होगा कि ये किस कारण हुआ। इसलिए अब हम इस हिंसा से जुड़े सभी सवालों के आपको सही सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही होगा कि ये पूरा मामला है क्या। तो ये मामला असल में स्थानीय नगर निगम यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला है। नगर निगम का कहना है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल बनाया हुआ है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम ने 30 जनवरी को एक नोटिस वहां पर चिपकाया था और यह बात इलाके के लोगों को अच्छी तरह से पता थी कि नगर निगम की टीम और पुलिस इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन बाद में लोगों ने इस नोटिस का विरोध किया और वो इस पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इन लोगों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से नगर निगम अपनी जमीन से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वतंत्र था और लोगों को भी यह बात पता थी कि यह कार्रवाई अब आज नहीं तो कल जरूर होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को जब नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ वहां पहुंची तो आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों ने अपने घरों की छत से पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा भड़क गई। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे छतों से पथराव हो रहा था पुलिस की टीम पर। यह भी दावा है कि नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए अवैध तरीके से जो मदरसा और नमाज स्थल बनाया गया था, वो मदरसा और नमाज स्थल सरकार के किसी भी दस्तावेज में पंजीकृत नहीं है। इसका मतलब यह है कि मदरसा न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया, बल्कि इसका संचालन भी अवैध रूप से ही वहां पर हो रहा था। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नगर निगम ने इस कार्रवाई से पहले इलाके के लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। लेकिन यह जानकारी भी पूरी तरह से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि इस जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है और यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। असल में यह हल्द्वानी का वही इलाका है जहां रेलवे ने लोगों पर अपनी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था और यहां रेलवे और नगर निगम की सरकारी जमीन पर 4,500 से ज्यादा मकान, 4 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 2 बैंक, पानी के 2 सरकारी टैंक और 10 से ज्यादा मस्जिद और 2 मंदिर भी बने हुए हैं। और रेलवे और नगर निगम दोनों ही अपनी जमीन से इस अवैध कब्जे को हटाने की लड़ाई आज से नहीं वर्षों से लड़ रहे हैं और यहां नगर निगम इससे पहले भी कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला चुका है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि यहां रहने वाले 90% से ज्यादा लोग एक विशेष धर्म से हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अतिक्रमण के इस मामले को कुछ लोग वहां पर हर बार बचने के लिए एक धार्मिक रूप, धार्मिक एंगल दे देते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण का यह मामला वर्षों से चला आ रहा है और यहां रहने वाले लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि आज नहीं तो कल यह सरकारी जमीन उन्हें खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा किया है। लेकिन जब उन्हें हाई कोर्ट से भी नगर निगम की कार्रवाई पर स्टे नहीं मिला तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, और हिंसा का सहारा लेने के बाद उनकी ये जो तरकीब है ये काम भी कर गई। अवैध कब्जा अभी भी वहां पर बरकरार रहा और ये बहुत बड़ी खबर भी बन गई, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हुई। अब आप खुद सोचिए, जिस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, वो कार्रवाई हिंसा की वजह से अपने आप ही रुक गई। और यही बात इस पूरे मामले में पूरे देश के लिए समझने वाली है। असल में मकसद यह था कि यह कार्रवाई रुक जाए, कैसे भी रुके। यहां एक और बड़ी बात यह है कि आजादी से पहले हल्द्वानी में इस जगह पर कुछ घर तो थे, लेकिन रेलवे की बहुत सारी जमीन उस समय खाली पड़ी हुई थी। लेकिन वर्ष 1975 के आसपास इस इलाके में झुग्गियां बननी शुरू हुई और कुछ वर्षों के बाद इन्हीं झुग्गियों को पक्के मकानों में तब्दील कर लिया गया। इसके बाद इन लोगों के राशन कार्ड बन गए, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव जीतने के लिए हमारे देश में ये एक राजनीति का भी मॉडल है कि जो लोग अवैध रूप से कब्जा करते हैं कई बार उनके राशन कार्ड भी बना दिए गए। इसलिए इस इलाके में भी राशन कार्ड बन गए लोगों के, उनके जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड भी बन गए, फिर इन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन भी मिल गया, और बाद में इसी स्थान पर जहां इनके मकान हैं उस पते पर इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए। तो यहां इनकी बात सही है, इन तमाम लोगों के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ये वोट भी देते हैं, इसी पते पर रहते हैं, बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का कनेक्शन भी है। यानी इन लोगों का वोट लेने के लिए उत्तराखंड में लोकल नेताओं ने यह सब कुछ किया, और इस दौरान रेलवे और नगर निगम ने भी कई वर्षों तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, और ना ही सरकारी अफसरों ने अपना काम उस समय ईमानदारी से किया। सरकारों ने और सरकारी अफसरों ने इस पूरे अवैध कब्जे को होने दिया, इसे एक बिजनेस मॉडल बना लिया, यहां से पैसा भी लिया और यहां से वोट भी लिए। और इस सब में नेताओं की और सरकारी अफसरों की मिली भगत पूरी तरह से शामिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सरकार ना चाहे तो यह सारा काम हो जाता। इसका मतलब इसमें सरकार की मर्जी रही होगी, लोकल नेताओं की मर्जी जरूर रही होगी, लोकल पुलिस का पूरा सहयोग रहा होगा, और सरकारी अफसरों का भी पूरा की पूरा सहयोग और मिली भगत इसमें रही होगी, वरना इतने बड़े इलाके में अवैध कब्जा हो ही नहीं सकता। अभी हल्द्वानी में रेलवे और नगर निगम की जमीन पर 4,500 परिवार और लगभग 50,000 लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, और इनमें से 30 से 35,000 लोग हर चुनाव में वोट भी देते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। और क्योंकि हल्द्वानी के पूरे विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की संख्या 1,35,000 है, इसलिए इन 30 से 35,000 वोटों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सोचिए, जहां टोटल वोट ही 1,35,000 हों और एक ही जगह पर 35,000 वोटर हों, तो उस जगह का जो उसकी कीमत है वो तो बढ़ ही जाएगी। और स्थानीय नेता इस वोट बैंक के लिए इन लोगों को यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि जिस जमीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया है उसे कभी भी उनसे छीनने नहीं दिया जाएगा। और अभी हल्द्वानी के इस इलाके में बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की है कि जिस जमीन को खाली करने गई पुलिस पर उस समय जानलेवा हमला किया गया, अब उसी जमीन पर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जो बनबुलपुरा है, ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। एक चीज के जिसकी आपने इत्तला ही नहीं दी कि हमें डिमोलिश कर रहे हैं, तो वो डिमोलिश करते वक्त अचानक स्पॉन्टियस इतने सारे लोग कहां से आ गए? या तो आपकी पूरी सिस्टम जो है या आपका इंटेलिजेंसिया है वो पूरा फेल है, या तो फिर यह है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल बात नहीं है। ये जो कुछ भी लोग वहां इकट्ठा हुए थे, इसमें कुछ लोग वो थे जो इस तरह का पूरा मामला खड़ा करना चाहते थे, वो कोई भी हो सकते हैं।
अगर इस तरह के इल्ज़ामात उन पर आयद हुए हैं तो इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर वो ऐसे किसी भी काम में मुलव्वस हैं जिससे कानून टूटा है या इस तरह का कोई मामला है तो जो कोर्ट फैसला करे वो सबको मंजूर होना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और अपने नज़रिए को, रुख को सही करना पड़ेगा। यानी ये ना हो कि इनके लिए सोच मेरी कुछ है, इनके लिए सोच कुछ है। ये स्पॉन्टेनियस था। जब आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये अल्लाह का घर है, मस्जिद जो है अल्लाह का घर होती है, मदरसा अल्लाह का घर होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं उस बात से, और वो स्पॉन्टेनियस होता है, वो कोई ये नहीं कि पहले से प्लान्ड होता है। तो सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर। सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरा ये है कि उनकी जल्दबाजी है। हमारे यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद की जमीन खरीदी जाती है और खरीद करके उसको बनाया जाता है, मगर वो जो थी चूंकि वक्त की ये इसकी नज़ूल की प्रॉपर्टी थी और वो पहले से अलॉटेड थी, तो उन्होंने वहां पर पूरी आबादी हो रखी है, उसमें उन्होंने मस्जिद और मदरसा बना रखा था। ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और जल्दी में हुआ, जबकि आप कहते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए। तो ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आप देखिए हल्द्वानी में जो आपको देखने को मिला, असल में ऐसी ही घटनाएं आपको देश भर में अलग अलग जगहों से देखने को मिलेंगी, और अब ये एक बिजनेस मॉडल है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अपने परिवारों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले तक यही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि उनकी नानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के खिलाफ थी और कहती थी कि भगवान श्री राम कभी भी किसी मस्जिद को तोड़कर वहां उस स्थान पर अपना मंदिर बनते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। आप भी देखिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हमारे देश की राजनीति में आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, काफी इस्तेमाल होता है, और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को तुष्ट करके उसे खुश करना, और इस हिसाब से मुस्लिम तुष्टीकरण का अर्थ होता है मुसलमानों को तुष्ट करके उन्हें खुश रखना। लेकिन सोचिए, हमारे देश में तो और भी धर्मों के लोग रहते हैं, वो भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन कभी भी कोई नेता सिख तुष्टीकरण, जैन तुष्टीकरण, ईसाई तुष्टीकरण, बौद्ध तुष्टीकरण, पारसी तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं करता, और इनकी जगह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही अक्सर आपको होती हुई दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से ही सिर्फ एक ही धर्म के तुष्टीकरण को असली धर्म निरपेक्षता माना गया, और बाकी धर्मों के लोगों के तुष्टीकरण को सांप्रदायिक चश्मे से हर बार देखा गया। लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद से हमारे देश में एक बदलाव आया है। हमारे देश में भी हिंदू तुष्टीकरण के लिए वो नेता भी अब राम मंदिर जा रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे, और बाबरी मस्जिद के लिए एक जमाने में आंसू बहाया करते थे, अब वो भी बदल गए हैं। और इससे आप समझ पाएंगे कि अब हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति भी बदल गई है। कई बार बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन अब हम आपको यही बता रहे हैं कि यह बदलाव कैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी थी, उन लोगों को मोदी सरकार कैसे कतर की जेल से रिहा करके आज भारत लाने में कामयाब हो गई। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सरकार सिर्फ 109 दिनों के अंदर अंदर अपने उन नागरिकों को भी सुरक्षित भारत लाने में कामयाब रही जिन्हें किसी दूसरे देश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। और ये सभी 8 नागरिक
भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कतर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और इस कंपनी का नाम है दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इन सभी लोगों को कतर में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। और यहां बड़ी बात यह है कि कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन कतर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि इन सभी लोगों को जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन पर जासूसी के आरोप थे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कतर में जब किसी व्यक्ति को जासूसी के लिए फांसी की सजा होती है तो उस व्यक्ति का वापस अपने देश लौट पाना लगभग असंभव है। कतर की जेलों में आज भी कई देशों के नागरिक उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इन लोगों पर जासूसी के ही आरोप हैं। और इनमें कुछ नागरिक फिलीपींस के भी हैं जिन्हें 2015 में फांसी की सजा हुई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। लेकिन इन लोगों को उनके देशों की सरकारें कतर से छुड़ाकर वापस नहीं ले जा पाई और इसी वजह से ये लोग आज भी कतर की जेलों में बंद हैं। यानी बहुत सारे देशों के जो नागरिक हैं वो इन्हीं आरोपों में कतर की जेलों में आज भी बंद हैं और कतर ने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन भारत के इन 8 नागरिकों को कतर ने छोड़ दिया और भारत सरकार ने इस मामले में सिर्फ 109 दिनों के अंदर पूरी कहानी को पलट दिया। कतर की अदालत ने इन लोगों को 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा दी, जो सिर्फ 63 दिनों के बाद 28 दिसंबर 2023 को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गई। और इसके बाद भी 46 दिनों के बाद अब ये 8 नागरिक उम्र कैद की सजा से भी बरी हो गए और इनमें से 7 नागरिक आज अपने देश भारत लौट आए हैं। और इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी न होते तो वो आज भारत की भूमि पर आज इस तरह खड़े ना होते। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, hooray! भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब कतर की अदालत ने इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी तब हमारे ही देश के कुछ लोगों को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं था और हमारे देश के कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग, विपक्षी दल उस समय ये कहते हुए सरकार की आलोचना करते थे कि देश में 56 इंच के सीने वाली सरकार अब कहां है। लेकिन सोचिए, अगर कतर जैसा देश जो विदेशी नागरिकों को अपनी जेल में बंद करने के बाद उन्हें कभी छोड़ता नहीं है, अगर वो देश भारत के 8 नागरिकों को फांसी की सजा देने के बाद भी रिहा कर देता है, तो क्या ये किसी और सरकार के लिए किसी भी देश में भी मुमकिन था? सबसे पहले तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार। मोदी है तो मुमकिन है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहां पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की
कीमत हर भारतीय की जान की कीमत है। हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। कतर की इस घटना के बाद आज सोशल मीडिया पर मोदी की गारंटी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जब भी कोई भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में, कहीं पर भी जब भारत का कोई नागरिक मुसीबत में होता है तो मोदी सरकार में उसके सकुशल अपने देश लौटने की 100% गारंटी होती है, यानी मोदी है तो मुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी भारत ऐसे मामलों में पहले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की मदद पर निर्भर रहा करता था और हम ये सोचते थे कि अगर अमेरिका हमारी मदद कर देगा तो शायद हम अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित ला पाएंगे, या दूसरे जो बड़े देश हैं वो अगर मदद कर देंगे तो शायद हम कर पाएंगे। और आप देखिए, इससे पहले भी भारत सरकार अपने नागरिकों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए ऐसे ऑपरेशंस चला चुकी है और अब भारत ऐसे मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। और स्थिति यह है कि यूक्रेन से लेकर अफगानिस्तान और इजराइल तक अमेरिका से पहले आज भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से अपने देश सकुशल वापस लेकर आया है और कतर में जो हुआ है यह भी अभूतपूर्व माना जाएगा। और वो इसलिए है क्योंकि जब कतर में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई तो इनके वापस आने की संभावना तो बिल्कुल नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता था कि फांसी की सजा को टालकर उम्र कैद की सजा हो जाती, जो कि बाद में उसे तब्दील भी कर दिया गया। ये ऐसी सजा थी कि शायद इन नौसैनिकों के परिवारों ने भी उम्मीद छोड़ दी होगी। दुनिया का कोई देश ये काम कर नहीं सकता था कि उसका नागरिक अगर कतर में फंस जाए और वहां की अदालत उसे दोषी मान ले, फांसी की सजा दे दे और उसके बाद वो देश उन्हें सकुशल वहां से बाहर निकालकर अपने देश ले आए। ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ी बात है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये भारत की विदेश नीति की कितनी बड़ी जीत है। ये नया भारत है जिसके जब नया भारत किसी देश से कुछ करने के लिए कहता है तो वो देश भी उसकी इस रिक्वेस्ट को मानते हैं और उसके बाद मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हर बड़ा देश, हर छोटा देश भारत की दोस्ती चाहता है। और आज इस तस्वीर की भी बड़ी चर्चा हो रही है जब 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी दुबई में हुए एक समिट में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिले थे और इसी के बाद कतर की जेल में बंद 8 नागरिकों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली और अब इनमें से 7 लोग भारत लौट भी आए हैं। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर, तब उनकी कतर के अमीर से बात हुई थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कल यूएई के दौरे पर जा रहे हैं और इसके बाद वो यूएई से 14 फरवरी को कतर भी जाएंगे। From UAE, after completing his visit on 14th of February there, Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. During the visit, Prime Minister will hold bilateral meetings with the Amir of Qatar, His Highness Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. The bilateral relationship between India and Qatar that has been steadily growing. Qatar Energy and Petronet LNG Limited had signed an agreement for the supply of 7.5 MMTPA LNG from Qatar to India for 20 years starting 2028. इससे आप ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री है खासतौर पर इन इस्लामिक देशों के साथ वो कितनी अच्छी हो चुकी है। इन देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी, इन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो कितनी गाढ़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से आप लगातार देखेंगे कि इन देशों और भारत के बीच में खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त तरीके के रिश्ते बने हैं। कोऑपरेशन इन देशों के साथ हमारा हो रहा है और हमारे देश में जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये कट्टर इस्लामिक देश जिन्हें माना जाता है वो हमारे कितने करीब आ चुके हैं। और एक बड़ी बात पहले ये कही जाती थी कुछ वर्षों पहले तक, कुछ दशक पहले तक, कि अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं उनका कोई नागरिक दुनिया में अगर कहीं भी फंस जाएगा
तो वो अपने एक नागरिक की जान बचाने के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया करते थे। लोग ऐसा अमेरिका के बारे में कहते थे कुछ वर्ष पहले तक, लेकिन आज लोग वही बात अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए कहते हैं कि भारत का कोई भी नागरिक अगर दुनिया के किसी भी कोने में मुश्किल से मुश्किल स्थिति में किसी भी देश में फंसा होगा तो भारत सरकार अपनी पूरी ताकत लगा देगी उस एक नागरिक को भी वापस लाने के लिए। और आपने एक नहीं बल्कि अनेकों बार अलग अलग ऑपरेशंस के तहत आपने देखा होगा कोविड के दौरान किस तरीके से हम कैसे अपने नागरिकों को वापस लेकर आए। इसी प्रकार से यूक्रेन के दौरान हम अपने नागरिकों को कैसे वापस लेकर आए जब यूक्रेन युद्ध हुआ। देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन राहत, ये सब कुछ भारत सरकार ने अपने उन नागरिकों के लिए किया जो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रों में मुसीबत में फंस गए थे और हर बार भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए वहां पर तैयार थी। अब जरा यह देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है और आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का विपक्ष आज सबसे ज्यादा अपने चुनाव में किसे मिस कर रहा है। पाकिस्तान के विपक्षी नेता और पाकिस्तान के लोग आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम को अपने देश में मिस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी आज यह कहना पड़ा कि काश पाकिस्तान में ईवीएम होती तो चुनाव में इस तरह की धांधली ना हो पाती। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई और अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराए गए होते तो नवाज शरीफ की पार्टी 10 सीट भी जीत नहीं पाती। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी आज कहा कि अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव हुए होते तो उनका देश इस मौजूदा संकट से बच जाता और वहां काउंटिंग के दौरान धांधली की वजह से इतनी हिंसा भी ना होती। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग भी आज ईवीएम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर को तो लूटा जा सकता है लेकिन ईवीएम से ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान में आम चुनाव अब ईवीएम से ही कराए जाएंगे। यानी आज पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है काश हमारे साथ हमारे यहां ईवीएम होती और भारत का विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां बैलेट पेपर होते। देखिए यह भी कितनी अजीब सी बात है। तो देखिए यह भी कितनी अजीब सी और बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान में विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां ईवीएम होती और भारत का विपक्ष कहता है काश हमारे यहां बैलेट पेपर से चुनाव होता। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 266 में से कुल 265 सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से एक सीट का नतीजा अब तक घोषित नहीं हुआ है और बाकी की 264 सीटों में से सबसे ज्यादा 101 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं जिनमें से 95 निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं। यानी ये वो लोग हैं जो असल में इमरान खान की पार्टी से लड़ रहे थे लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया गया इसलिए इन्हें निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ा। यानी अगर आप देखें तो इमरान खान की पार्टी ने यह चुनाव जीता है और सबसे ज्यादा उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं 101। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है जिसने 75 सीटें जीती हैं और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं। ये तीन बड़ी पार्टियां वहां पर हैं और अभी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने की बातचीत चल रही है लेकिन बिलावल भुट्टो इस गठबंधन के ज्यादा पक्ष में नजर नहीं आ रहे क्योंकि अब बिलावल भुट्टो ने भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो को लगता है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो यही कहेंगे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ जब बिलावल भुट्टो की पार्टी से गठबंधन करते भी हैं तो वो यही कहेंगे कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इसलिए प्रधानमंत्री हम बनेंगे और बिलावल भुट्टो को पिछली बार की तरह कुछ विदेश मंत्री जैसा पोर्टफोलियो देकर वहां पर रख लिया जाएगा। अब बिलावल भुट्टो भी बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं, वो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं और उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना है इसलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ठीक से अपने पत्ते खेलें तो हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए अगर बिलावल भुट्टो का इमरान खान की पार्टी के साथ अब गठबंधन हो जाए यानी इमरान खान की पार्टी के जो
इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं 101, उनके साथ अगर बिलावल भुट्टो मिल जाए तो बिलावल भुट्टो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान और बिलावल भुट्टो के पास मिलकर इतने सांसद हो जाएंगे जो सरकार बनाने के लिए काफी होते हैं। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे दें और वो इसके बदले में इमरान खान को बाद में जेल से बाहर ले आएंगे। यानी एक डील हो जाएगी कि हम बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनवा देते हैं अभी, और जब सरकार बन जाएगी तो बिलावल भुट्टो इमरान खान को जेल से रिहा करा देंगे। लेकिन फिलहाल इमरान खान की पार्टी इस गठबंधन के लिए भी तैयार नहीं है और उसका कहना है कि उसे ना तो नवाज शरीफ पर भरोसा है और ना ही बिलावल भुट्टो पर भरोसा है। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि नवाज शरीफ ने जेल में बंद इमरान खान तक अपने प्रस्ताव की खबर पहुंचा दी है और अब फैसला इमरान खान को लेना है। यानी देखिए समय का चक्र, समय बदलते हुए देर नहीं लगती। और आज आप देखिए कि इमरान खान की भी कितनी बड़ी बात है, उनके आलोचक भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, लेकिन जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 3 बड़े केसेस में उन्हें एक के बाद एक लंबी लंबी सजाएं हुई, तब लोगों ने यह मान लिया था कि अब इमरान खान का न सिर्फ करियर समाप्त हो चुका है, अब तो उनकी जिंदगी का भी भरोसा नहीं है और कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जेल में भी कुछ भी हो सकता है जेल में उनकी हत्या ही हो जाए। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी, वो जेल से ही चुनाव प्रचार करते रहे, लगातार डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, क्योंकि रैली तो वो कर नहीं सकते थे, उनकी पार्टी खत्म कर दी गई, उनका चुनाव चिन्ह उनसे ले लिया गया, उनके जितने बड़े बड़े नेता थे उन्हें पार्टी से तोड़ लिया गया, परेशान किया गया, लेकिन वो सोशल मीडिया पर चुपचाप अपना चुनाव प्रचार करते रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने वीडियो और अपने ऑडियो से लोगों को संबोधित करते रहे। और आज देखिए इस चुनाव में पाकिस्तान की जनता ने उनका साथ दिया है और पाकिस्तान की जनता ने पहली बार शायद अपनी आर्मी के खिलाफ जाकर इमरान खान को समर्थन दिया है। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको, खास तौर पर जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें आज की हमारी खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर आपको चिंता में डाल देगी और इस खबर का भी पाकिस्तान से एक कनेक्शन है। आजकल साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है और एक नए तरह का स्कैम हो रहा है जिसे हम वॉइस क्लोनिंग स्कैम कहते हैं। खबर ध्यान से सुनिएगा आप। और यह स्कैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है और टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। इस नए तरह के स्कैम में देखिए क्या होता है। इसमें साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो पुलिस अधिकारी बनकर बच्चों के माता पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे को किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद वो उस बच्चे की नकली आवाज भी उसके माता पिता को फोन पर सुनवाते हैं, जिसमें बच्चा कह रहा होता है कि मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, मुझे किसी भी तरीके से यहां से छुड़वाइए। और फिर उस बच्चे को छोड़ने के बदले माता पिता से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लिया जाता है उसी समय। और इस तरह के वॉइस क्लोनिंग स्कैम अब पूरे देश में हो रहे हैं और इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे माता पिता हैं जिन्हें इस तरह के फोन आए हैं कि उनका बच्चा कहीं पुलिस ने पकड़ लिया है उसे बहुत किसी संगीन आरोप में और अब उन्हें पैसा देकर अपने बच्चे को छुड़ाना होगा। आज हम आपको 3 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सावधान भी हो सकते हैं। और ध्यान से इन तीनों घटनाओं के बारे में सुनिए। इनमें पहली घटना दिल्ली के पास नोएडा की है, जहां एक पिता अपने 18 साल के बेटे को एक परीक्षा देने के लिए गाजियाबाद के एग्जामिनेशन सेंटर छोड़कर आए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके नंबर पर एक कॉल आता है, फोन आता है, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एक पुलिस इंस्पेक्टर बताया और कहा कि उनका बेटा बलात्कारियों के एक गैंग के साथ पकड़ा गया है और उसे छोड़ने के बदले में तत्काल 30,000 रुपए उन्हें ट्रांसफर करने होंगे। जब इस पिता ने कहा कि क्या वो अपने बेटे से बात कर सकते हैं, वो कैसे मान लें कि उनका बेटा पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उधर से बेटे की आवाज आई और वो आवाज हूबहू उनके बेटे जैसी थी, जिसमें रोते हुए बेटा कह रहा था कि पापा इन्हें जल्दी से पैसा दे दो और मुझे बचा लो, ये असली पुलिस वाले हैं और इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। इसमें इस बच्चे के बोलने और रोने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके बेटे का था। यानी एक पिता भी ये पहचान नहीं पाया कि उसके बेटे की आवाज नहीं है।
हालांकि फिर भी उसके पिता को शक था, क्योंकि उनका बेटा तो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम दे रहा था, परीक्षा दे रहा था। इसलिए उन्होंने पूछा कि वो किस पुलिस स्टेशन में है। इस पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते, इसलिए वो नकद पैसा दे सकते हैं। लेकिन उसने किसी और से पेमेंट कराने को कहा और तब उन्होंने 10,000 रुपए भेज भी दिए, लेकिन वो और पैसों की मांग करते रहे और बाद में उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद लेना ही ठीक समझा। और इसके बाद यह पता चला कि उनका जो बेटा है वो तो वाकई एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा ही दे रहा था और बेटे की आवाज को क्लोन करके साइबर अपराधियों ने उस बच्चे के पिता को फोन किया और पैसा ठग लिया। इसी तरह की घटना दिल्ली में हुई, जहां एक व्यक्ति को उनके नंबर पर फोन करने वाले साइबर अपराधियों ने कहा कि वो उनके बेटे को बलात्कार के मामले में फंसा देंगे, जो कि हैदराबाद में एमबीए कर रहा है। तो देखिए, ये जो बच्चा है, बच्चा क्या, ये तो युवा है, हैदराबाद में एमबीए कर रहा है और इसके पिता के पास फोन आता है। पिता से फोन पर कहा गया कि उनका बेटा अपराधियों के एक बड़े गैंग के साथ पकड़ा गया है और वो एक अच्छे परिवार से लगता है, इसलिए ये अपराधी उसे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बदले में इस लड़के के पिता को उन्हें 50,000 रुपए देने होंगे। और इन अपराधियों ने फोन पर उस पिता को बेटे के रोने की आवाज सुनाई और क्योंकि आवाज उनके बेटे की आवाज जैसी ही थी, इसलिए पिता ने 30,000 रुपए इन साइबर अपराधियों को भेज दिए। बाद में पता चला कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और साइबर अपराधियों ने उनके बेटे की आवाज को क्लोन करके पिता को ठग लिया। तीसरे मामले में दिल्ली के पास नोएडा में एक पत्रकार के साथ भी ऐसी ही ठगी की कोशिश हुई, लेकिन उस वक्त हुआ यह कि जब पत्रकार के पास यह फोन आया तब उनका बेटा उनके सामने ही बैठ के पढ़ रहा था, इसलिए साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, वरना कहानी उनको भी यही बताई गई। लेकिन क्योंकि बच्चा सामने बैठा था, इसलिए पता चल गया कि यह कोई झूठ बोल रहा है उधर से। और यहां बात सिर्फ इन 3 घटनाओं की नहीं है कि मैं बच्चे को मॉक टेस्ट दिलाने, जेईई का मॉक टेस्ट था, तो राजनगर दिलाने गया था साहिबाबाद के पास। वहां पे एक सेंटर पे बच्चे को छोड़कर मैं अपने ऑफिस की तरफ लौटा। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक फोन आता है और व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल पे एक पुलिस की फोटो इमेज नजर आती है और उन्होंने कहा कि मैं सदर थाने से फोन कर रहा हूँ, ऐसा है कि आपका बच्चा एक क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया है। कुछ बच्चों के साथ आपका बच्चा हालांकि इनोसेंट है, बट 4 क्रिमिनल के साथ पकड़ा गया है, तो अब हम क्या करें, आप इसको हम मीडिया के सामने पेश कर दें? क्योंकि नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ, अब बताओ कहाँ पे हो, जहाँ पे हो मैं आ जाता हूँ, अगर बच्चे की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो मेरा बच्चा सेंटर पे छोड़ के आया हूँ। तो हाँ, वहीं से हमने उठाया है, तो आप देख लो मीडिया के पास पेश करना है या क्या करना है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करो। तो देखो, ऐसा है, आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरे वो जुर्माना भर दें और आपको आने की जरूरत नहीं है, हम बच्चे को छोड़ देंगे क्योंकि बच्चा आपका इनोसेंट है। हमने कहा नहीं भाई, आप बच्चे को मत छोड़ो, आप रखे रहो, मैं खुद आ रहा हूँ, आकर के जो भी होगा जुर्माना मैं भर दूंगा। तो नहीं, आपको बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। आप जो है पैसा बस पेटीएम कर दें इस नंबर पे और आपको आने की जरूरत नहीं, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है, मैं पेटीएम, गूगल पे वगैरह कुछ नहीं करता, मुझे इनकी आदत नहीं है, आप आ जाओ और ले जाओ। कह रहा कि नहीं, ये सब नहीं, आप किसी से भी कैसे भी अरेंज करो। मैंने कहा मेरे को तो, और मैंने कहा कि वो जो दुकानदार है वो भी 20,000 रुपए आपको दे गया है। मतलब इस तरह की घटनाएं हुई। मैंने उसको बातों में कहने का मतलब उलझाया दुकानदार के साथ, जो मेरा ड्राइवर था उससे उलझा करके रखा, और तब तक मैं अपनी गाड़ी को ड्राइवर को इशारा किया कि सेंटर पर पहुंचो। ये बातें चलती रही। चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे ही उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। इस समय पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों की आवाज को क्लोन करके इस तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं, जहां भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर ठगी के लिए बच्चों की आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराधियों को इतनी सारी जानकारी इन बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, उनके माता पिता के बारे में मिल कहां से रही है। तो हो सकता है कि अपराधी सोशल मीडिया से ये सारी जानकारियां चुरा रहे हों कि आप कहां रहते हैं, आपका बेटा या बेटी, उनकी उम्र क्या है, वो कहां पढ़ते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं। ये सारी जानकारियां आजकल सोशल मीडिया से पता लगाना बहुत आसान है। इन घटनाओं में जिन नंबरों से फोन आया वो सारे नंबर +92 नंबर से शुरू हो रहे थे। ये ध्यान रखिएगा बात आप,
सारे नंबर +92 नंबर से शुरू हो रहे थे और +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। तो हो सकता है ये सारे नंबर पाकिस्तान से आ रहे हों। आपके पास भी +92 नंबर से अगर कोई फोन आता है जो अननोन फोन है तो सावधान हो जाइएगा। ठगी से बचने के लिए जरूरी है कि अपनी निजी जानकारी आप कम से कम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। तो बचना कैसे है, और यह बड़ा मुश्किल काम है आज के टाइम में, जब लोग सब चीजें सोशल मीडिया पर डालते हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उन्होंने क्या खरीदा, किस मॉल में हैं, किस रेस्टोरेंट में हैं, कहां क्या खाया, कौन सी गाड़ी ली, हर चीज लोग उसी समय रियल टाइम में सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और ये जो अपराधी हैं वहीं से सारी जानकारी उठा लेते हैं। इसलिए अपने परिवार के बारे में कोई भी संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। यह बड़ा मुश्किल काम है आपको रोकना, क्योंकि आजकल लोगों में होड़ लगी हुई है कि पहले कौन शेयर कर रहा है। इसलिए अगर आप शेयर करना भी चाहते हैं तो रियल टाइम में ना करें, मतलब उसी वक्त ना करें, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आप कहां गए थे। दूसरा, किसी भी अनजान कॉल पर सीधे भरोसा ना करें, पहले उसका वेरिफिकेशन जरूर करें। यह वेरिफिकेशन कुछ सवाल पूछकर हो सकता है या फिर स्थानीय पुलिस की मदद भी आप तुरंत ले सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह के स्कैम चल रहे हैं उनके बारे में खुद भी जानें और अपने परिवार वालों और परिचित लोगों को भी जागरूक करें। और कभी भी बिना सोचे समझे कोई लेन देन ना करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन पर आपको जरूर देनी चाहिए। और अपने बच्चों से यह कहिए कि अपने वीडियोस और अपनी आवाज, कम से कम ऑडियो और वीडियो, कम से कम सोशल मीडिया पर डालें, क्योंकि ये जो साइबर अपराधी हैं ये आपके बच्चों की आवाज को क्लोन कैसे करते हैं। असल में जो आपके बच्चे अपने वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया पर, उन्हीं आवाज के सैंपल्स उठाने के बाद ये उस आवाज की नकल कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं और फिर उसी आवाज को वापस उन बच्चों के माता पिता को सुनाकर उन्हें ठग लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों में कितना फर्क है।